हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को यूट्यूब मंच के माध्यम से हिंदी, सामान्य हिंदी और साइकोलॉजी की जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक हिंदी की क्लास, सामान्य हिंदी की क्लास अपलोड कर रखी है और एक साइकोलॉजी की कर रखी है। तो आज हमारी सामान्य हिंदी की दूसरी क्लास है। तो आप लोगों को ये दूसरी क्लास जो है सामान्य हिंदी की, अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सामान्य हिंदी हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो हिंदी को सीखना चाहता है। और मैं तो कहूँगी आप हिंदी को समझो। मैंने पहली क्लास में आपको अच्छे से हिंदी भाषा के बारे में समझाया, लिपि के बारे में समझाया और वहाँ से हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से अब हमारी ये दूसरी क्लास है वो शुरू करने जा रही हूँ मैं। तो देखो, हमने जो है स्वर तक कर लिया था कंप्लीट। तो ये हमारी सामान्य हिंदी वर्णमाला की क्लास 2 है। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्वर एवं स्वर की मात्राएं। अच्छा, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था स्वर कितने होते हैं, स्वर के जो मूल स्वर कौन से होते हैं, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया था। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे व्यंजन जो हैं वो क्या होते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या दी थी मैंने? तो व्यंजन की परिभाषा मैंने दी थी, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब जो स्वर हैं वो व्यंजनों के साथ अपने वास्तविक रूप में नहीं आते कहीं पर भी। आप देखना उनकी क्या यूज़ होती है? मात्राएं यूज़ होती हैं भाई। तो वो मात्राएं क्या होती हैं, कैसे वो यूज़ होती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखो, स्वर एवं स्वर की मात्राएं। ठीक है। तो स्वर की मात्राएं क्या होती हैं भाई? स्वर की मात्राएं आप पूछोगे मैम स्वर की मात्राएं क्या होती है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका मतलब है जब स्वर किसी व्यंजन को उच्चारित करता है, जब स्वर किसी व्यंजन को उच्चारित करता है तो वह अपने वास्तविक रूप में न आकर जिस रूप में प्रयोग होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लो भाई ध्यान से, जिसको समझ नहीं आया वो ध्यान से सुनो, फिर मैं इसको समझाऊंगी पूरी बात को आपको। देखो कैसे, जब स्वर किसी व्यंजन को उच्चारित करता है, मैंने आपको बताया था व्यंजन कैसे उच्चारित होते हैं भाई? स्वरों के साथ होते हैं। ठीक है। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन जो है उच्चारित नहीं हो सकता। मैंने आपको पिछली क्लास में उच्चारण करके भी दिखाया था। तो वह अपने वास्तविक रूप में न आकर, मतलब जो उनका वास्तविक रूप है उसमें नहीं आते। बिल्कुल ऐसे कैसे? वो कैसे आते हैं? जिस रूप में वो प्रयोग होते हैं ना, उसे ही हम स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे देखो भाई, ये आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कवि लिख दिया भाई मैंने, ठीक है, कवि एक शब्द है। ठीक है। अब देखो इसमें ना एक टॉपिक और जुड़ जाता है यहाँ पे, वर्ण विच्छेद का। ये संस्कृत में भी आता है ये वाला टॉपिक, वर्ण विच्छेद क्या होता है। देखो इस कवि को हम कैसे लिख सकते हैं। और देखो ये जो क है इस पे ये आ गया हलंत। अब तो ये है जो क वर्ण है, इसमें जब आ मिल जाएगा तभी ये पूरा क बनेगा, ये वाला क। इस क को हम क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, क प्लस ए, मतलब इसमें क्या है? एक स्वर है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? व। अब वह पे हलंत लगा दिया, मतलब बिना स्वर के है। अब ये जो मात्रा होती है हमारी वही छोटी ई की होती है, जिसको ई बोलते हैं कभी एकदम से, तो ये होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो इसमें 4 वर्ण आ गए कवि में। देखने को आप बोल दोगे कि मैम 2 ही हैं। इसका अगर वर्ण विच्छेद करने के लिए बोला जाए ना आपको, शब्दों का वर्ण विच्छेद, वो भी मैं करना आपको सिखाऊंगी। तो ये अगर शब्दों का वर्ण विच्छेद, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो क जो है, क में अगर नीचे हलंत लगा हुआ हो, इसका मतलब इसमें असम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें स्वर सम्मिलित नहीं है। तो क धन अ, इसको भाई प्लस के निशान को हिंदी में धन बोलते हैं। प्लस व प्लस ई।
ठीक है, वो प्लस ई, तो ये क्या बन गया हमारा कवि। अब देखो ये है तो ये 4 वर्ण, ठीक है 4 वर्ण है, और इसको सम्मिलित रूप में जो हमारा शब्द है वो आपको दिख रहा होगा 2 ही वर्ण का लग रहा होगा, तो ये कवि है ना, इस कवि में क में भी अ है और व में जो ये ई की जो ये मात्रा है ना, ये ई की मात्रा है, इसी को हम मात्रा बोलते हैं, ठीक है। स्वरों की मात्रा ऐसे ही शब्दों में जो है वो प्रयुक्त होती है। तो इसी तरह से अब मैं आपको हर स्वर की मात्रा बताऊंगी, वो आगे देखिए स्वरों की मात्राएं। तो अ है जो, अ की भाई कोई मात्रा नहीं होती, ये अपने आप ही पूरा का पूरा जो है हर व्यंजन में सम्मिलित होता है, जिनमें दूसरे स्वर नहीं लगते उनमें सम्मिलित होता है। अब देखो आ की क्या मात्रा होती है, आ। अब देखो क में मैं आ की मात्रा लगा तो ये वाली होती है भाई आ की मात्रा, ठीक है, खड़ी पाई बोलते हैं इसको। ये हमारी क्या है आ की मात्रा, ये दिख रहा है आप लोगों को सही से, ये आ की मात्रा। अब क धन पाई जो आ की मात्रा वो क्या कहलाती है का, ठीक है, का बन गई। तो यहाँ पे इस का में क्या लग गई हमारी आ स्वर की मात्रा लग गई। इसी तरह ये ई, क धन ई, ये हमारी की बन गया की। इसको क्या साउंड करेंगे की, एकदम। अगर हम इसको की साउंड करेंगे ना तो उसमें जो है क धन ये ई, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे हमें की, ठीक है। इसकी में और इसकी में दोनों में फ़र्क है भाई, ठीक है। इसी प्रकार हमारी स्वरों की जो है मात्राएं होती हैं, वो सारे स्वरों की मात्राएं मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, भाई यहाँ पे जगह कम थी। तो ई की हो गई, ई की हो गई, अब ऊ की भाई ये मात्रा होती है, फिर इसके बाद ऊ की, ठीक है, फिर हमारी मात्रा आ जाएगी री की, ठीक है, फिर हमारी मात्रा आ जाएगी ए की, फिर आ जाएगी आई की, फिर हमारी आ जाएगी ओ की, फिर हमारी आ जाएगी भाई औ की, फिर अंग की हमारी ये होती है, ठीक है, अनुस्वार की, और विसर्ग की हमारी ये होती है, ठीक है। ये हमारी मात्रा है भाई स्वरों की। यहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ ऊपर आपको बता दी करके। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आगे से और क्लियर कर दिया करूँगी, ठीक है। यहाँ तक आपको वैसे तो सबको ही पता है इन चीज़ों के बारे में। एक ये जो नई चीज़ है वर्ण विच्छेद का जो टॉपिक है, पहले नहीं आता था, अब आने लग गया ये। इससे अब आगे देखो भाई, यदि किसी शब्द का आरंभ, अच्छा अब आपको ना मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि जो हमारे स्वर हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। स्वरों का, स्वरों की मात्राओं का, ठीक है, वो कैसे बताऊंगी। ये देखो, यदि किसी शब्द का आरंभ स्वर से होता है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है, ठीक है। जैसे इमली है भाई, आम है, ऊंट है, तो ये देखो यहाँ पे आपको इमली दिख रहा होगा, इसमें ये इमली जो ई है अपने वास्तविक रूप में है ना। ये क्यों है वास्तविक रूप में, एक ये कंडीशन लगा लो आप, अगर कोई भी शब्द स्वर से जो है शुरू होगा या स्वर से जिस शब्द की शुरुआत होगी तो वहाँ पर जो स्वर है ना अपने मात्रिक रूप में कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा, अपने वास्तविक रूप में आएगा, जैसे इमली में आ गया, ठीक है। और यहाँ देखो आम में भी आ गया ना भाई पहला स्वर जो है, ठीक है। अशोक, यहाँ देख लो, अगर स्वर से जो भी शब्द शुरू हो रहे हैं ना, अब देखो अशोक, आम, ये अपने पूरे वास्तविक रूप में आ रहे हैं ना। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो ये शब्द है ना सारे किससे शुरू हो रहे हैं, स्वरों से शुरू हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर भी शब्द जो है स्वरों से शुरू होते हैं वहाँ पर अपना जो स्वर है मात्रिक रूप में ना आकर के वास्तविक रूप में आता है। ये पॉइंट है भाई,
शायद आज तक आपको किसी ने ना बताया हो ये बात कि जब भी कोई भी स्वर जो है अपने शब्द के शुरू में अगर प्रयुक्त होगा तो वो किस में आएगा, वास्तविक रूप में आएगा। इसके बाद एक और यहाँ पे बनता है भाई, यदि किसी व्यंजन के बाद, मतलब कोई व्यंजन है, देखो व्यंजन में एक स्वर तो होता ही है, यदि किसी व्यंजन के बाद लगातार 2 स्वर आए होते हैं तो पहला स्वर मात्रिक तथा दूसरा स्वर जो है अपने वास्तविक रूप में होता है। ये चीज़ भी आप शायद आपने कभी पहले पढ़ी हो। अगर भाई देखो पढ़ रखी हो तो माइंड मत करना, अगर नहीं पढ़ी तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैं अपना जो है यही सोच के आपको पढ़ा रही हूँ कि भाई आप लोग सब सीख रहे हैं और साथ के साथ मैं भी सीख ही रही हूँ। देखो सभी सीखते ही रहते हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, एक कंडीशन और है जो स्वरों की, वो क्या है, किसी व्यंजन रूप में होगा। तो मैं ये भी आपको समझा देती हूँ कैसे होगा। ये आपको यहाँ तक सुन लिया होगा आपने, अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि मैडम ने पता नहीं क्या बोल दिया। अब देखो ये इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक शब्द है भाई शुरुआत, अब इसका मैं आपको बोलूँ वर्ण विच्छेद करने के लिए शुरुआत का, तो कैसे करोगे, देखो स, ठीक है, हलंत, धन, उ, क्योंकि इसमें छोटा उ जुड़ा हुआ है, धन, रे, फिर छोटा उ जुड़ा हुआ है, लिख दिया भाई। फिर देखो धन आ, अब यहाँ पे जो स्वर है ना वो पूरा का पूरा आ रहा है हमारा आ। फिर क्या है, धन, त में हलंत लगा दिया, धन अ, ठीक है। ये देखो शुरुआत, इसका मैंने वर्ण विच्छेद कर दिया यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, जो ये आ है, एक तो ये ऊ आ गया, अब यहाँ पे आ और ऊ ये दोनों स्वर है ना, और ये र हमारा व्यंजन है, र हमारा क्या है, व्यंजन है। और इसके बाद लगातार 2 स्वर आगे, सॉरी, अब 2 स्वर आगे, तो पहले वाला तो र के साथ जुड़ गया, छोटे ऊ वाला, अब जो आ है वो पूरा का पूरा आ गया ना, ये देखो। अब ये पूरा का पूरा क्यों आया है, एक वर्ण विच्छेद का जो पूरा टॉपिक है ना, इसमें एक कंडीशन होती है, जब आप जैसे देखो अब इसको वर्ण विच्छेद करें, इसमें देखो स में हलंत था, तो इसने किसका सहारा ले लिया, आ का सहारा लेके ये पूरा बन गया। शायद आपको ये कम दिखाई दे रहा हो, है ना। तो देखो श जो है ये छोटे ऊ का सहारा ले लिया, इसने ये पूरा बन गया। इसी तरह रे ने छोटे ऊ का सहारा ले लिया, ये पूरा बन गया। अब जो ये आ गया, अभी ये भाई किसके पास जाए, इसके लिए तो कोई व्यंजन ही नहीं है ना, इसके लिए व्यंजन है ही नहीं, तो ये इसलिए अपने पूर्ण रूप में आ गया, ठीक है। आगे त है, त के लिए ये व्यंजन है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि शुरुआत हो गया, अच्छा जैसे बहुत सारे वर्ड है, ब्रह्मा हो गया, तो इनमें जब लगातार जितने भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें जो है लगातार 2 स्वर आते हैं, तो पहला स्वर, ये आपको एक बात याद रखनी है, जो पहला स्वर आता है वो हमेशा क्या करता है, मात्रिक रूप में आता है, और जो दूसरा स्वर आता है वो अपने वास्तविक रूप में आता है। कब, कंडीशन क्या है, कब आते हैं ये सब, जब लगातार 2 स्वर हों, एक व्यंजन हो और लगातार 2 स्वर हो तब शब्द में। और एक कंडीशन क्या सीखी हमने कि कोई भी जो शब्द है कभी भी अगर वो स्वर से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर हमारा जो स्वर है वो अपने वास्तविक रूप में आएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट चलें। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण भी भाई 2-3 आधार पे हो रखा है, 2 आधार पे हो रखा है। एक तो उच्चारण काल के आधार पे हो रखा है, दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर हो रखा है, और मेरे एक और भी है, वो मैं आपको आगे करवाऊंगी, ओष्ठ के आधार पे भी है। तो अब हम आपको करवाते हैं यहाँ से स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण ये देखो, उच्चारण काल के आधार पर,
उच्चारण काल का मतलब क्या होता है कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में जितना समय लगे वो उच्चारण काल के आधार पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी वर्ण को उच्चारित करते वक्त जितना भी टाइम लगता है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया। और इनका वर्गीकरण कैसे हुआ वो देखो आप। उच्चारण काल के आधार पर जो है हमारे स्वरों का वर्गीकरण 3 तरह से हुआ है। ठीक है, एक तो मूल स्वर आते हैं, दूसरे हमारे दीर्घ स्वर या फिर उनको हम संधि स्वर भी कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा भाई प्लुत स्वर। ठीक है, उसका जो प्लुत स्वर है उसको लुप्त स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर कौन से होते हैं? तो मूल स्वर जो है उच्चारण काल के आधार पर, तो इनकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? अगर किसी को लिखनी हो तो लिख लीजिए। जो मूल स्वर है उसकी क्या परिभाषा है? तो मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में कम से कम समय लगे, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे मूल स्वर। ठीक है, और एक मूल स्वर की ये भी परिभाषा हो जाती है, इसको मूल स्वर को ना हर्षव स्वर भी कहते हैं। हर्षव स्वर की तो ये परिभाषा है कि कम से कम समय लगे, और मूल का अर्थ है जिनसे और स्वर बने हो, मतलब यही जो है इनसे ही मिलकर दूसरे स्वर बने हैं। वो कैसे बने वो भी आगे बताऊंगी मैं आपको। तो मूल स्वर हर्षव स्वर दोनों एक ही बात है। तो मूल स्वर हर्षव स्वर की क्या परिभाषा हो गई कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई? मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, मूल स्वर कहलाते हैं या हर्षव स्वर कहलाते हैं। और इसकी संख्या 4 होती है, हमेशा याद रखना। मूल स्वर पेपर में आ जाता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है या हर्षव स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से? अ, इ, उ, री। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करके देख लीजिए इनको। अ, इ, उ, री। देखो कितना कम समय लग रहा है ना। ये मूल स्वर है हमारे और इन्हीं को हर्षव स्वर कहते हैं, और इनकी जो कुल संख्या वो 4 होती है। इनको याद रख लेना। ठीक है, अब इनका आप उच्चारण खुद से करके देख लीजिए। सभी अपने घर पे बैठे बैठे देख रहे हैं ना, आप अपना खुद से उच्चारण करके देखें। हमारी देवनागरी जो लिपि है, वैज्ञानिक लिपि, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो देवनागरी लिपि है ना वो वैज्ञानिक लिपि है। और वैज्ञानिक लिपि क्यों है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि जैसी ये पढ़ी जाती है वैसी ही लिखी जाती है। ठीक है, इसी आधार पे बताया था ना। तो ये हमारे हर्षव स्वर मूल स्वर आपको याद हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, संधि स्वर। ठीक है, इनको संधि स्वर जो मतलब संधि स्वर का क्या मतलब होता है भाई? जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं उनको हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। संधि का क्या अर्थ होता है? मेल। संधि स्वर क्या हो गए? संधि स्वर कौन से हो गए? जो 2 स्वरों के मेल से बनेंगे। तो इसकी संधि स्वर की डेफिनेशन देख लीजिए। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की वे स्वर जिनका उच्चारण मूल स्वरों की सहायता से हो उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। अब मूल स्वर मैंने आपको 4 बताए थे ना, अ, इ, उ, री। मतलब इनके जो मेल से या इनकी जो सहायता लेकर जो स्वर होते हैं ना, बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, उनको हम संधि स्वर कहते हैं। अब संधि स्वर में भी 2 प्रकार बताए इन्होंने। एक तो हमारा दीर्घ स्वर होता है और दूसरा हमारा संयुक्त स्वर होता है। अब आप कहोगे मैम ये तो हमने कभी सुने ही नहीं। हमने तो क्या सुना है? जो स्वरों का वर्गीकरण है बस ऐसे होता है, 3 बता दिए मैडम ने। पहला हमारा हो गया हर्षव, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। अभी तक आपने शायद यही पढ़ा होगा, पर आज आपको कुछ मैं नया पढ़ाने की जो है मैंने कोशिश की है। इसको ध्यान से सुनो। तो हमने क्या नया पढ़ाया? हमने ये नया पढ़ाया कि जो हर्षव स्वर होते हैं वही हमारे मूल स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर मतलब 2 स्वरों के मेल से जो बनता। संधि का मतलब होता है मेल। ठीक है, और वे जिनके उच्चारण में ना मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़े वो हमारे क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। और संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दीर्घ स्वर और दूसरा क्या होता है हमारा? संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से हो गए वे देखो।
वे स्वर जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं। जैसे अ प्लस ए आ, ई प्लस ई उ प्लस उ। समझ गए? सजातीय मतलब अपनी ही जाति के। देखो भाई, हमारे ये हो गए जो दीर्घ स्वर। एक तो इस दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर ये संधि स्वर का एक पार्ट है, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की एक और परिभाषा होती है। क्या परिभाषा होती है इसकी? कि ये जो है मूल स्वर से या हर्षल स्वर से दुगना समय लेते हैं उच्चारण कर। वे स्वर जो उच्चारण करते समय हर्षल स्वर से दुगना समय ले, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये आपने अभी तक पढ़ा होगा, पर अभी मैं आपको यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन दे रही हूँ वो क्या है? वे स्वर जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हों, मतलब अपनी ही जाति के। मतलब क्या? आप मिलके आ बन गया। ए प्लस ए मतलब आ, ये अपनी जाति का ले लिया ना। कहने का मतलब दो अ मिलके क्या बन गए? अ। दो ई मिलके क्या बन गए? ई। दो ऊ मिलके क्या बन गया? ऊ। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ऊ। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको दूसरा पार्ट क्या बताया? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से हैं? जो स्वर विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब ये चीज़ें आपको हो गए मैडम इतना कंफ्यूजिंग क्यों कर रहे हो, ये इतना डिटेल में क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये चीज़ें अभी आपके क्लियर हो जाएंगी ना, तो जब आप संधि का चैप्टर करोगे ना तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैं एक एक बात आपको यहाँ समझा रही हूँ ताकि आप जब आगे पढ़ो। देखो, मैं चाहती हूँ आप हिंदी को रटो मत, हिंदी को क्या करो? समझो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया ना तो फिर भूलोगे नहीं आप कभी भी। तो हमारा संयुक्त स्वर क्या हो गया? जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं वे स्वर क्या कहलाते हैं हमारे? देखो, अ प्लस ए मिलकर क्या बन गया? ए। क्या बन गया? ए प्लस ए मिलकर ए। अब ई प्लस ए मिलकर क्या बन गया? आई। ई प्लस ए क्या बन गया? आई। अब देखो, अ प्लस उ क्या बन गया? ओ। अ प्लस उ क्या बन गया? ओ। नेक्स्ट देखो, अ प्लस ओ मिलके क्या बन गया? औ। अ प्लस ओ मिलके क्या बन गया? औ। तो ये हमारे क्या हो गए भाई? संयुक्त स्वर हो गए। अब तीसरा एक भाई बता दूं मैं आपको, प्लुत स्वर। ये बहुत कम ही यूज होता है प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर होता है ना, ये सिर्फ केवल इसका प्रयोग एक ही चीज़ में होता है भाई। देखो, जैसे हम किसी को पुकारते हैं, जैसे मैंने पुकारा वंशिका, ऐसे पूरा लंबा खींचा, तो जो ये मतलब इसकी प्लुत स्वर की क्या परिभाषा होती है? मतलब प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं, ऐसे हमने पढ़ते आए हैं हम भी भाई, और आपने भी पढ़ा होगा कि प्लुत स्वर वे होते हैं जो हर्षल स्वर से 3 गुना समय ले। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्लुत स्वर। यही आपने पढ़ा है ना 3rd क्लास 4th क्लास में, सब में यही पढ़ते आ रहे हैं भाई। तो वैसे इसका कहीं पे प्रयोग नहीं होता, इसको सिर्फ एक ही इसका स्वर है, ओम। ठीक है, क्या है? ओम। ओम बोल देते हैं। वैसे ये कहीं पे भी हमारा इन स्वरों में नहीं होता। ठीक है, फिर भी भाई पढ़ाते आ रहे हैं तो हम भी पढ़ा रहे हैं। यह केवल किसी को पुकारने में ही प्रयोग होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हमने क्या पढ़ा है अभी तक हमने उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था, और अब आगे क्या पढ़ेंगे हम? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर भी 3 तरह के होते हैं हमारे, अगर स्वर, मध्य, पश्च स्वर। ठीक है, अब देखो अगर स्वर क्या होते हैं और मध्य और पश्च स्वर क्या होते हैं, ये सब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी डिटेल से। ठीक है, तब तक आप ये 2 क्लासें जो हिंदी वर्णमाला की क्लास 1 और हिंदी वर्णमाला की क्लास 2, देखो भाई सभी यहाँ पर जो भी हैं, टीचर होया चाहे फिर स्टूडेंट होया, मेरा मानना तो ये है सब यहाँ पे सीख ही रहे हैं। हर रोज़ हम लोग कुछ न कुछ नया सीखते हैं।
अब देखो कोई परफेक्ट नहीं होता, अब मेरे से भी कोई ना कोई गलती हो गई होगी, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। और अगर आपको मेरी जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हो सकता है अभी देखो मुझसे भी कहीं ना कहीं रह गई हो चूक, बाकी मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि आपको जो हिंदी है ना, सामान्य हिंदी, वो रटने की ज़रूरत ना पड़े भाई, उसको समझो। हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है। और आजकल क्या हो रखा है, पूरा ट्रेंड चल रहा है, सब इंग्लिश मीडियम स्कूल, सब कुछ इंग्लिश में। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो हिंदी में गिनती तक नहीं आती भाई, है ना। मुझे सोच के बड़ा बुरा लगता है। अब मेरे बच्चे हैं आजकल के ही हैं, एक 7th में एक 8th में, और स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। पर मेरे बच्चों को मैंने पहले हिंदी में भी गिनती सिखाई, टेबल भी हिंदी में सिखाई और इंग्लिश में भी, दोनों चीज़ों में सीख रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी जो हिंदी है, हमारी मातृभाषा, उसको समझें, उसको जानें और उसको जो है आप प्रयोग भी किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको वीडियो में कोई अगर इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आगे वो गलती या फिर वो जो चीज़ें आपको समझा दूँ अच्छे से। और इसी कामना करती हूँ मैं, आप मेरी जो है वीडियो को पसंद ज़रूर करेंगे। थैंक यू।